नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी के साथ साथ ग्रामीण भारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए दिखाते हैं क्या है नया आज के हमारे कार्यक्रम में। खेती में क्या है समस्या, उसका समाधान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा। कैच द रेन, जहां भी जब भी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बता दें कि खेती में किसान भाइयों को अनेक तरह की समस्याएं होती हैं और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डब्बास का क्या कहना है, आइए आपको दिखा देते हैं। किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब। जी हाँ, इस भाग में हम बात करते हैं किसानों के सवालों की, जो कि हम तक पहुंचते हैं और उनके जवाब लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डब्बास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डब्बास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सवाल जो आया है वो है रजनी जी का, जिन्होंने अलीगढ़ से सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ सहजन की खेती एवं बिक्री की जानकारी दें। जो सहजन की खेती है अलीगढ़ में बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि सहजन एक ऐसा पौधा है जिसको प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छी पैदावार दे देता है। चाहे आप खाद दें ना दें, पानी मिले ना मिले, लेकिन ये पौधा हो जाता है। और सहजन एक पेरिनियल ट्री है, क्योंकि बहुवर्षीय पौधा है, वृक्ष है, तो इसका पूरा लाभ मिल सकता है। सहजन से हमें दो चीज़ें प्रमुख मिलती हैं जिनकी बाज़ार में सीधी बिक्री की जा सकती है। एक तो इसकी फलियों की हम बिक्री कर सकते हैं। इसकी जितनी भी पकी हुई फलियां हैं उनकी बिक्री होती है, और खूब सारा जितना भी हम सांभर खाते हैं या जो मसाला डोसा खाते हैं उन सब लोगों की सब्जी में इसका प्रयोग होता है। खासकर साउथ इंडियन जितने भी लोग हैं वो सहजन की फलियों का खूब बहुमात्रा में प्रयोग करते हैं। और बाकी लोगों को भी सहजन की फलियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सहजन के अंदर कैल्शियम और अन्य मिनरल बहुत ही बहुतायत मात्रा में होते हैं। और सहजन एक औषधीय पौधा है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके साथ साथ में सहजन की पत्तियों में भी खूब सारा कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, तो सहजन की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे सहजन की पत्तियों को सुहा के इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है। और सहजन से हमें जो फूल हैं वो भी काम आते हैं। सहजन की जो कच्ची फली हैं इसकी भी सब्जी बन सकती है। तो सहजन एक ऐसा पौधा है जिससे हमें बहुत से अच्छे किस्म के उत्पाद मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, घेर में भी लगा सकते हैं और खेतों में भी लगा सकते हैं। और इसके जो सूखी पत्तियों का पाउडर है इसकी काफ़ी मात्रा में विदेशों में भी काफ़ी मांग है और देश में भी काफ़ी मांग है। इसकी पाउडर की बिक्री की जा सकती है और बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जो मेरे किसान भाई अलीगढ़ के हैं तो उनको इनसे सीख लेके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और महिलाओं के लिए सहजन की पत्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी जल्दी हो जाती है। अगर आप सहजन का प्रयोग अपने आहार में करते हैं तो महिलाओं को कैल्शियम की दिक्कत नहीं आएगी, उनका शरीर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो सभी जो सहजन की पत्तियों का, फलियों का खूब अपना उपयोग करें। ये बहुत ही लाभदायक पौधा है और एक औषधीय पौधा है जो कि जिसकी आयुर्वेद में भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। विष्णु नारायण द्विवेदी हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से। बांदा से इन्होंने ये प्रश्न किया है। इनका कहना है कि नींबू में कीड़ा लग रहा है जो कि चिकना है और पत्ती को खा जाता है, क्या करना चाहिए? नींबू एक ऐसी फसल है जो कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। और नींबू में जो कीड़े की हम बात करते हैं, वैसे तो नींबू में बहुत कम कीड़े लगते हैं, लेकिन जब कीड़े का हमें कितनी मात्रा में लगा हुआ है, कितना नुकसान कर रहा है, ये देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जो नींबू की खेती कुछ ही पेड़ लगा रखे हैं तो आप इसके अंदर नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपका बाग बड़ा है और आपने बहुत ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं और कीड़े का नुकसान आवश्यकता से अधिक है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि आर्थिक दहलीज से ज़्यादा अगर कीड़े का प्रकोप लग रहा है तो आप इसमें दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दवाई का प्रयोग आप सिस्टमेटिक कोई भी दवाई डाल सकते हैं, उससे आपके कीट का नियंत्रण हो जाएगा और नींबू में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टमेटिक दवाई में आप कोई भी, जैसे मेटासिस्टोक है, रोगोर है, इसके साथ साथ में आजकल जो नई दवाई आ रही है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कम मात्रा में लगती हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा आप गोमूत्र के साथ में आजकल कई सारे ब्रह्मास्त्र और वो चीज़ बनती है, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन नीम का जो तेल है वो काफ़ी इफेक्टिव है इन कीटों के नियंत्रण के लिए। मुंबई से सवाल आया है। हमारे एक दर्शक हैं, किसान हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि क्या ग्रीन हाउस में पपीते की खेती की जा सकती है, क्या वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं और क्या इससे लाभ होगा, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर डब्बास साहब? पपीता एक ऐसी फलदार वृक्ष है जिसके अंदर कुछ विषाणु रोग लगते हैं
और विषाणु रोग काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और विषाणु रोग वहाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, मौसम गर्म हो। तो बॉम्बे का जो मौसम है वो इसी प्रकार का है कि वहाँ पे वर्षा काफ़ी होती है, नमी काफ़ी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो इससे विषाणु लोगों के रखने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में या तो हम ऐसी किस्म का प्रयोग करें जिसमें कि विषाणु रोग कम लगते हों, अन्यथा हमें पपीते को ऐसी स्थिति में उगाना पड़ेगा जहाँ पे विषाणु रोगों से हम फसल को बचा सकें। और विषाणु रोगों से फसल को बचाने के लिए जो ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस 2-3 किस्म के होते हैं। इसमें एक नेट हाउस होता है, इंसेक्ट प्रूफ नेट लगता है, जिसके अंदर अगर हम पपीते की खेती करते हैं तो जो कीड़ा विषाणु रोगों को फैलाता है वो नेट हाउस के अंदर नहीं घुस पाएगा। और पहले से अगर उसमें वो कीड़ा नहीं होगा तो आगे बीमारी नहीं फैलेगी और आपको अच्छी फसल मिल जाएगी। तो आप नेट हाउस के अंदर पपीते की खेती कर सकते हैं। लेकिन पॉली हाउस के अंदर मैं पपीते की खेती के मैं हकमंद नहीं हूँ, क्योंकि उसमें एक तो लागत ज़्यादा आती है, दूसरा पौधा क्योंकि थोड़ा गर्म रहता है, अंदर गर्म रहने की वजह से पपीते में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी और फल अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो लेकिन नेट हाउस के अंदर आप पपीते की खेती करते हो तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। सेड नेट में भी पपीते की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें पूरा प्रकाश अंदर नहीं जाता है, तो पौधे को पूरा प्रकाश चाहिए, तो उसके लिए आप नेट हाउस में पपीते की खेती कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी किस्म के स्ट्रक्चर में पपीते की खेती करना ठीक नहीं है। लेकिन पपीते की खेती में पानी का भी एक आपको सही से प्रबंध होना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि पॉली हाउस में पपीते की खेती संभव नहीं है, या फिर कहें कि ज़्यादा लाभदायक नहीं है क्योंकि लागत इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में नेट हाउस का वो चुनाव करें। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बोगनविलिया उद्यान के बारे में पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस सिंधु से किस तरह की जानकारियां प्राप्त हुई हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। जब भी बात होती है तो उनकी खूबसूरती का जिक्र होता है। हालांकि कुछ फूलों का औषधीय इस्तेमाल भी है, लेकिन आज हम ऐसे फूल की बात करने वाले हैं जिसके अनेकों इस्तेमाल हैं, और ये फूल है बोगनविलिया, जिसे बोगनविलिया एक फ्रांस के नेविगेटर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस सिंधु जी, जो कि अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोगनविलिया से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंधु जी आपका कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद अंजू। जैसे कि आपने बताया कि बोगनविलिया बहुत ही एक सुंदर फूल है, और उसके वैसे पौधा तो ये एक है लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं। आप इसको गमले में लगा सकते हैं, आप इसको बोनसाई बना सकते हैं, आप इसकी बाउंड्री वाल कर सकते हैं, आप अपने खेत के चारों तरफ लगा करके इवन कि यहाँ तक कि नीलगाय से इसकी प्रोटेक्शन पा सकते हैं। इसका पेड़ बना सकते हैं, इसकी आप बोनसाई बनाएं, इसको आप परगोला पे लगाएं, तो इसके उपयोग बहुत सारे हैं। और जहाँ तक है फूल की बात, ये फूल पूरे वर्ष देता है। सिर्फ ये दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ करके पूरे 10 महीने ये फूल पे रहता है। और अभी आप देख रहे हैं इसके फूलों की छटा खिली हुई है। सिंधु साहब, ये बताइए कि जैसे हम बोगनविलिया की बात करते हैं तो अन्य फूलों की तरह इसको अभी तक उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लोगों की यही सोच बनी हुई है कि ये तो कहीं भी उग जाता है। तो क्या लगता है कि अब तस्वीर बदल रही है और इससे आय में वृद्धि भी हो सकती है किसान? ऐसा नहीं है, इसकी तस्वीर बदली है और पिछले 10 सालों से दिल्ली में इसकी काफ़ी हमने रोपाई भी की। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, ग्रीन बेल्ट में, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर के नीचे बोगनविलिया जगह जगह पे लगा हुआ है। और अब लोगों को इसके उपयोग और इसकी महत्वता समझ में आ गई है, क्योंकि पानी की बहुत ही किल्लत है हमारे देश में। मिट्टी खारी है,
मिट्टी ख़राब है वहाँ पे भी ये आसानी से हो जाता है। कम पानी इसको आवश्यकता रहती है। इसके नए गमले बना करके बहुत सारे किसान या बहुत सारे नर्सरी वाले लोग इससे नए पौधे बेच करके इससे आमदनी का भी एक जरिया इन्होंने निकाला है। और इसको आप भिन्न भिन्न मौसम में उगा सकते हैं और इसका जो सौंदर्यीकरण है वो बाकी फूलों से बहुत अधिक है, क्योंकि ये पूरे वर्ष फूल देता है। अभी आप देख रहे हैं कि सारे गमले बिल्कुल फूल पे हैं और इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी हैं। और हमारा खास करके पूसा संस्थान, जहां पे मैं यहाँ पे अध्यक्ष के पद पे पिछले 6 वर्ष से काम कर रहा हूँ और हम बोगनविलिया से जुड़े हुए हैं और मैं इस प्रोजेक्ट का PI भी हूँ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। और ये हमारा पूसा संस्थान एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोगनविलिया के नाम से नामित भी है 2009 से। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी UK लंदन से। तो पूरी दुनिया में जितनी भी बोगनविलिया की किस्में, चाहे वो चाइना से निकले, मलेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, या यहाँ तक कि कहीं भी किसी भी विश्व के कोने से निकले तो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। इस समय हमारी जो चेक लिस्ट है वो लगभग 350-360 किस्मों को समायोजित किए हुए हैं। और उस चेक लिस्ट में उन सारी किस्मों का विवरण है कि कहाँ से निकली, कैसे निकली, कब निकली। यदि मैं अपने भारतवर्ष की ही बात करूं तो IRI जो है वो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बोगनविलिया के क्षेत्र में भी और बाकी अन्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसके साथ साथ NBRI लखनऊ है जो हमारा पार्टनर भी है और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी किस्में विकसित हुई हैं। बिल्कुल, किस्मों के बारे में अभी आपने बताया और जैसे कि मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में ये जो बोगनविलिया की एक डाल है, ये कुछ नारंगी रंग की है, गाजरी रंग की दिखाई दे रही है और ये पूरा गार्डन है। यहाँ पर सफ़ेद रंग, हल्के गुलाबी रंग के भी फूल हैं। इतनी वैरायटी तो मैंने आज तक कभी बोगनविलिया की नहीं देखी। तो हमारे किसानों के हिसाब से आप बताइए कि किस वैरायटी की ज़्यादा मांग है, किस प्रकार से इसे वो बेच सकते हैं और कैसे उन्हें लाभ हो सकता है। किसान भाई भी यदि इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नई किस्में हैं जिनको कि हमने निकाला है और यहाँ पे पंजीकरण है, यहाँ से नए पौधे बना सकते हैं लोग। मदर प्लांट हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हम जनता को लिए यहाँ से पौधे देते हैं और लोग यहाँ से पौधे खरीद के भी ले जाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे नर्सरी वाले पौधे यहाँ से लेके जाते हैं और वो लाखों में, हज़ारों में पौधे मल्टीप्लाई करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, पोट में लगाते हैं और बेचते हैं। तो किसान भाई भी इससे जुड़ सकते हैं, वो भी अपने खेत में लगाएं और नए पौधों को बनाएं और वहाँ पे आस पड़ोस के अपने क्षेत्र में लगाएं और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में और अपने चौपाल में, अपने गांव के आसपास सुंदरता को बढ़ाएं, स्कूल में लगाएं, कॉलेज में लगाएं और अपना इससे बिजनेस भी जोड़ें। तो बिजनेस के महत्व से भी बोगनविलिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पौधा है और इसकी कुछ ऐसी औषधीय गुण भी हैं जिनको औषधीय गुण किस तरीके से इसका हमारे किसान समझ सकते हैं। इसका जो पत्ता है, इस पत्ते से कुछ ऐसी टैबलेट बनाई गई हैं जो कि शुगर बैलेंसर का तौर पे काम करती हैं और जो हमारी शुगर की बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए उस टैबलेट को लोग खाते हैं। और इसके साथ साथ जो कलर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर का है, इसे बिटलिन एक कंपाउंड है, एक रंग है, उसको कंपाउंड को निकालते हैं, कलर एक्सट्रैक्शन करते हैं। बिटेलिन ये पिगमेंट है, इसको निकालते हैं और उसको आप फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। वो एडिबल भी है, उसको किसी रंग बिरंगे कोई मिठाई बनाने में उसमें भी इसका प्रयोग में ला सकते हैं, खाद्यान्न में यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जैसे कि सिंधु साहब, मैंने पूरा ये आपका गार्डन देखा है जहाँ पर यह अनुसंधान हो रहा है बोगनविलिया पर, और बड़ी ही अच्छी वैरायटी देखने को मिली और जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर भी कुछ वैरायटी यहाँ पर देखने को मिली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी कुछ ऐसे हिस्ट्री में जिनके नाम दर्ज हैं। तो क्या ये पूसा ने तैयार की हैं वैरायटी और इनके महत्व क्या है, किसान कौन सी वैरायटी ले सकते हैं? देखिए कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो यहाँ से निकाली गई हैं। मैं कुछ प्रजातियों के नाम लेना चाहूँगा। जैसे एक डॉक्टर HB सिंह वैरायटी है जो IHR बेंगलोर, जो हमारी इंस्टीट्यूट है ICR की बागवानी में, वहाँ से वो निकली है। और डॉक्टर HB सिंह हमारे यहाँ पे एक बहुत ही महापुरुष थे और उनका हमारे संस्थान में, खास करके यहाँ पे NBPGR में, IRI पूसा संस्थान में उनका काफ़ी काम रहा है और उनके नाम से वो वैरायटी निकली। ऐसे ही डॉक्टर BP पाल जो हमारे ICR के DG भी थे, डायरेक्टर IRI भी रहे
और उन्होंने यहाँ तक कि पूरी संपत्ति IRI को भी सौंप दी थी। तो वो भी उनके नाम से भी एक सफ़ेद रंग की किस्म है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा उसका फूल है। इसके साथ साथ डॉक्टर RR पाल, उनके पिताजी के नाम से भी एक वैरायटी पंजीकृत है। लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके नाम से भी पंजीकृत है। महात्मा गांधी जी के नाम से एक वैरायटी है जो भी बहुत ही प्रोफ्यूज फ्लावर करती है, बहुत ही शांत रहती है और उसके तीनों ब्रैकेट्स ऐसे जुड़े रहते हैं, उसकी पोलन ट्यूब को ढक के रखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी लीफलेस कंडीशन में है और पूरा ब्रैकेट ही ब्रैकेट उस पर है। जो किसान भाई हैं खास करके जो बाउंड्री वाल पे लगाने चाहते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग किस्में हैं उनको लगा सकते हैं, जैसे कि चित्रा है, RR पाल है, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, कम मेंटेनेंस में बाउंड्री वाल पे हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे पिक्सी है, पिक्सी वेरीगेटा है, चेरी ब्लॉसम है, लॉस बेनास वेरीगेटा है, तो चांगी एयरपोर्ट वैरायटी है और हमारी थीमा है, कलरफुल वैरायटी है, RR पाल है और हमारी डॉक्टर राव है। तो इन किस्मों को डॉक्टर PV साने हैं, इनको गमले के लिए किसान लगा सकते हैं और उनकी कटिंग से, उनको एयर लेयरिंग से नए पौधे बना सकते हैं। बोनसाई में यूज़ कर सकते हैं, लेडी मेरी बेरिंग है उसको बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्डन ग्लो है, उसको भी आप रोड डिवाइडर पे भी लगा सकते हैं, अपने घर में, अपनी बाउंड्री वाल पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कार्यालय में, जहाँ भी संभव हो पौधे लगाएं और कम देख रेख के साथ फूलों का आप आनंद उठाएं। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी देखरेख अधिक नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसानी से इसे कह सकते हैं कि बढ़ाया जा सकता है। इसके मल्टीपल यानी अनेकों इस्तेमाल है, जहां औषधि इस्तेमाल भी है, खूबसूरती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इससे आप अपने इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि बाड़े का भी ये काम करती है, क्योंकि कांटे भी इसमें होते हैं। तो मुझे लगता है जंगली जो पशु हैं उनसे अगर खेत बचाना चाहते हैं किसान, तो भी इसका अच्छा इस्तेमाल रहेगा। हाँ जी, मैंने चित्रा एक वैरायटी दिखाई थी आपको, गार्डन में भी है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। यदि बाउंड्री वाल पे लग जाए, फार्म हाउस के चारों तरफ लग जाए, तो उसमें ना तो कोई जानवर, ना कोई इसमें कोई बाहर का जंगली जानवर या सुअर उसमें आपके खेत को संरक्षण देंगे। सिंधु साहब, ये बताइए कि जैसे हम अन्य फूलों की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक खेती, उन कट फ्लावर्स, तो किसानों का रुख उस तरफ ज़्यादा दिखाई देता है कि उसकी प्रॉपर वो खेती कर सकते हैं और उसके बंडल बना बना के बेचे जा सकते हैं। बोगनविलिया की व्यावसायिक खेती किस तरीके से होगी? बोगनविलिया के, क्योंकि ये एक सौंदर्यकरण का पौधा है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इसके कट फ्लावर का लाइफ है जो पेटल्स की, यदि आपने पेड़ से काट लिया तो लंबी नहीं है, 2 या 3 दिन तक तो आप तो उसको फ्लावर वाश में यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी लंबी वाश लाइफ ना होने के कारण इसकी तुलना हम गुलाब से, ग्लैडियोलस से या लिलियम से या गुलदाउदी से नहीं कर सकते। उनका तो हम कट फ्लावर में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये एक हमारा अलंकृत बागवानी का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पौधा है जिसके मल्टीपल यूज़ हैं। भले इसको कट फ्लावर में आप यूज़ ना करें, बट इसकी सुंदरता आप पूरे वर्ष ले सकते हैं और इसके पौधे बना सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट में दे सकते हैं, बोनसाई इसकी बना सकते हैं और कम खर्च में इसके पौधे आप बना सकते हैं। हार्डवुड कटिंग से इसके पौधे बनाइए, टिप वुड कटिंग से इसके पौधे बनाइए, यहाँ तक कि ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक पौधे में भिन्न भिन्न प्रकार के कलर उसमें ग्राफ्ट कर दें, तो आप ये एक पौधे पे 5 या 6 यदि किस्में आपने ग्राफ्ट कर दी तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के कलर एक ही गमले में नज़र आएंगे। आपको हम लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा है, यानी ग्राफ्टिंग भी इसमें काफ़ी सरल रहती है। सिंधु जी, ये बताइए कि क्या इसका कोई विशेष समय है जिस वक्त हमारे किसान इसके पौधे तैयार कर सकते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी या पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो व्यावसायिक दृष्टि से नर्सरीज की तैयार करना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे किसानों को? जैसे कि जो नए हमारे भाई बहन हैं जो शुरू में इसका काम करना चाहते हैं, तो उनको तो मैं यही सिफारिश करता हूं कि वो खास करके जून जुलाई के महीने में इसकी हार्डवुड कटिंग काटें और 6 से 9 इंच की लंबी एक पेंसिल साइज़ की कटिंग काटें, उसकी कटिंग लगाएं और उसको स्प्राउट करवा लें और उसके बाद नए पौधे उसको बना सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, जो इसके बारे में कुछ समझ रखते हैं, जिनको तकनीकी जानकारी हासिल है पहले से, तो वो इसकी टिप
कटिंग के थ्रू भी इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। टिप का मतलब है कि आप बिल्कुल आप इसकी टर्मिनल सूट जो बहुत सी मुलायम होती है उसको तोड़ें और उसको रेत में पॉली बैग में लगाएं तो वो पौधा तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि आप इसके बोने पौधे भी बना सकते हैं। इसकी इस तरह से आप मैकेनिकल रेगुलेशन कीजिए, समय पे कटाई छटाई करके इसको बोना भी रख सकते हैं। मलेशिया, चाइना, सिंगापुर अलग-अलग आकार भी दे सकते हैं। टेप्योरी का रूप ले लेता है, ये एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक ये सर्ब्स का रूप ले लेता है, एक ये आर्बर का रूप ले लेता है, एक अम्ब्रेला का रूप ले लेता है, तो एक झोपड़ी का रूप ले लेता है। उसके नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं यदि गर्मी है। तो इस तरह से इसके वैसे देखने को पौधा तो ये एक ही है कि बोगनविलिया है, कि ये ऐसे ही हो जाएगा, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन एक बात तो आपको एक अपना प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना, पहला स्टेप तो आपको चलना पड़ेगा। तो इसको एक बार आप लगा देंगे, फिर उसके बाद ये ऐसे ही हो जाएगा। हल्की फुल्की इसको देख रेख की ज़रूरत है, लेकिन इसको हल्का पानी चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो फूल नहीं आएगा, ब्रैकेट गिरा देगा, और पौधे पे वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्तियाँ ज़्यादा आ जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं हम बहुत हल्का पानी लगाते हैं, यदि इसमें एक्सेस वाटरिंग होगी तो एकदम से इसके ब्रैकेट गिर जाएंगे। तो वैसे इसका जो सबसे सही समय है वो जून जुलाई है कटिंग लगाने का, लेकिन हम इसका फरवरी मार्च में भी टिप वुड कटिंग लगाते हैं, अभी भी लगाई हुई है। तो हम अनुसंधान कार्य से हमारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं, MSc PhD का एक दो स्टूडेंट भी है जो इस पे रिसर्च कर रहा है, और समय पे हम इसको इंड्यूस म्यूटेशन या हमारा जो नेचुरल म्यूटेशन है उसके माध्यम से भी हम आइसोलेट करते रहते हैं इनकी ब्रांच को, और इसमें जो भी वेरिएशन हमें नज़र आएगा उसको ले जाएंगे, उसको फिर हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से या फिर हम इसको आइसोलेट करके कटिंग या बडिंग या फर्दर जो भी हमारे ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से नए पौधे बनाएंगे, और वो एक नई किस्म का रूप ले लेगा, और उसको नई किस्म विकसित करके उसको हम जनता को देते हैं। और मेरे हाथ में जो ये अभी मैं ये एक फूलों की पूरी ये ब्रांच है, मैं जानना चाहूँगी कि ये कौन सी, क्योंकि बहुत हाँ, ये सिंगापुर रेड के नाम से जानते हैं, और ये बहुत अच्छी है। और आप देखते हैं कि दो रंग है इसमें। हाँ, इसमें दो हैं। तो ये इसमें कांटा भी होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कांटा रहित हैं, तो उसमें कांटा नहीं होता। लेडी हडसन है हमारे पास, एक किस्म है, रिफल्जन है, उसमें कांटा नहीं होता। तो इस तरह से ये सिंगल ब्रैकेट है, इसमें डबल ब्रैकेट्स भी आते हैं। और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ये सिंगल ब्रैकेट है। आप देख रहे हैं कि एक इसमें आपका ये जो ब्रैकेट है ये एक है, सिंगल है, इधर ये डबल है। मतलब एक में एक ही कली है इसमें? हाँ, एक ही फूल है। इसमें डबल गुच्छे में भी हो जाता है, तो उसको हम डबल बोलते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न किस्में हैं, और इनको आप समय पे इनका रख रखाव रख सकते हैं, आप सुंदरता में योगदान दे सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारा जो वातावरण है उसको भी शुद्ध रखने में मदद करता है। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, रोड साइड पे कितना व्हीकल चलता है रोड पे, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा डस्ट इसकी पत्तियों पे आ जाता है। तो वो डस्ट कहीं ना कहीं तो जाता है ना, यदि वहाँ पे ये पौधे ना लगे हों तो वही डस्ट हम और आप जब रोड पे चलते हैं तो हमें खाना पड़ता है। तो पौधे अपने ऊपर ले लेते हैं, लीफ पे डिपोजिशन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये पोल्यूशन के लिए प्रोटेक्टर है, बोगनविलिया लगाओ, या अन्य और भी पौधे बहुत सारे हैं, कनेर है, हिबिस्कस है, तो बहुत सारे अन्य पौधे भी हैं जो कि रोड डिवाइडर पे लगाए जाते हैं। बट बोगनविलिया इनमें से एक बहुत ही अहम है, जो पिछले 10 सालों से दिल्ली और NCR के क्षेत्र में काफ़ी इसको लगाया गया है, और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है। इसी के साथ ही आपको हम छोड़े जाते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। ये पूरा बाग है बोगनविलिया का, जहाँ पर बहुत तरह के यहाँ पर आप बोगनविलिया की वैरायटी देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा के जल को संग्रहित करें। इस अभियान को प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू किया है और इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा देते हैं। देश के लगभग एक बहुत बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है और लगभग उतने ही समानुपाती क्षेत्र में हर साल सूखे का प्रकोप झेलना होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी का ट्रांसफर किया जा सके और उसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और इसके लिए संभावनाओं को तलाश किया जाना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से प्रगति हुई, 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे और उन 30 लिंक्स में से जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रमुख लिंक थे, उनमें से एक लिंक केन और बेतवा नदी को जोड़ने का, जिस पर दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने एक दूरदर्शिता पूर्वक पूर्ण निर्णय करते हुए इस योजना को के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। आज उस नदी जोड़ने की परियोजना का नए युग का प्रारंभ आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आगाज हो रहा है। निश्चित रूप से वर्षों से प्यासी बुंदेलखंड की इस धरती के लाखों लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। 62 लाख लोग पीने के पानी के लिए, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, ऐसे बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों के जीवन में पीने के पानी प्रचुरता के साथ सतत रूप में हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसा इस परियोजना का परिणाम होने वाला है। दोनों राज्यों के मिलाकर के 12 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर जमीन का किसान अब आने वाले समय में हर साल में 2-3 बार अपने खेतों में हल चला करके फसल उपजा सकेगा और निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसकी आमदनी 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ने वाली है और इसका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबको निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलने वाला है। ये केवल एक योजना का श्री गणेश नहीं, एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले समय में हम देश में ऐसी अनेक परियोजनाओं पर काम करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ सकेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।